डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग आज लोकतंत्र में नौकरशाही की भूमिका का जो अध्याय है डेमोक्रेसी रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि वर्तमान युग में राजनीतिक तंत्र का संचालन लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारों के द्वारा किया जाता है। विश्व के ज़्यादातर देशों में इन लोकतांत्रिक सरकारों ने मनुष्य के अधिकतम हित साधन के लिए लोक कल्याणकारी राज्य का संकल्प जो है वो आदर्श रूप में स्वीकार किया है। लोक कल्याण का यह आदर्श जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा अकेले प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तव में आज कोई भी आधुनिक राज्य उच्च स्तरीय व्यावसायिक लोक सेवा के अभाव में अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता। आधुनिक राज्यों ने अपनी पूर्ववर्ती जो अहस्तक्षेपवादी नीति है उसको त्याग कर मानव जीवन के प्रत्येक आयाम के उत्थान में अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। प्रशासन तंत्र के मानव जीवन में बढ़ते हुए इसी हस्तक्षेप को विद्वानों ने क्या है प्रशासकीय राज्य के रूप में निरूपित किया है। वास्तव में आज भी सरकार का संचालन और नागरिक कल्याण के आदर्शों और लक्ष्यों का जो क्रियान्वयन है वो लोक सेवा की कुशलता, योग्यता, कर्तव्यनिष्ठा, सतर्कता तथा ईमानदारी पर निर्भर हो गया। कार्मिकों की इसी असैनिक सेवा को जो स्थायी, वैतनिक और कार्यकुशल अधिकारियों का समूह होती है उसे क्या हम लोक सेवा कहते हैं। प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं बी स्वार्ट्स। उन्होंने कहा है कि मानव जीवन का एक भी क्षण ऐसा नहीं है जहां व्यक्ति अपने आप को सरकार और उसके अभिकर्ताओं से क्या है अलग महसूस कर सके। इसी प्रकार हरमन फाइनर भी मानव जीवन में राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप के बारे में यह अनुभव करते हैं कि राज्य उसके अस्तित्व के प्रत्येक पहलू में स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। यह सही है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि और राजनेता देश की शासकीय व्यवस्था का नीति निर्माण संबंधी आंशिक कार्य तो कर सकते हैं, किंतु उसके क्रियान्वयन के लिए उन्हें निसंदेह रूप से लोक सेवा पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रत्यायोजित विधान का विकास तथा हस्तक्षेपवादी नीति के परित्याग के फलस्वरूप आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में लोक सेवा की भूमिका क्या है अपरिहार्य हो गई है। किसी भी देश के विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मानव शक्ति, धन और सामग्री की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इन तीनों में मनुष्य या मानव शक्ति अन्य दो तत्वों की तुलना में किसी भी संगठन की गुणात्मकता को प्रभावित करने में सर्वाधिक सक्षम होती है। फेरेल हेडी ने भी लोक सेवा के महत्व के बारे में यह मत व्यक्त किया है कि प्रभावी नौकरशाही जिसमें उत्साही और आधुनिक अभिजन हो प्रगति के लिए एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा या आवश्यकता है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी अपने एक भाषण में यह मत व्यक्त किया था कि किसी भी देश और संस्था की गुणात्मकता एक निर्णायक सीमा तक उसमें संयोजित कर्मचारियों की गुणात्मकता पर निर्भर करती है। यदि सरकार को जनता के लिए अधिक हितकारी भूमिका निभानी है तो उसके कर्मचारियों को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के निष्पादन में और अधिक गत्यात्मक तथा रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करना होगा। ये जो कथन है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के थे। अब इसके पश्चात हम जो लोक सेवा और जो नौकरशाही है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सिविल सर्विस एंड ब्यूरोक्रेसी। लोक सेवा शब्द का प्रचलित अर्थ
राज्य की प्रशासकीय सेवा की जो असैनिक शाखाएं हैं उससे है, मतलब मिलिट्री से जो अलग हैं वो जो हैं वो सारी क्या है, लोक सेवा में आती है। ब्रिटेन में इस शब्द की यह परिभाषा की गई है कि राजनीतिक या न्यायिक पदाधिकारियों के अलावा ताज के वे सेवक जो असैनिक रूप से सेवायोजित हों और जिनका पारिश्रमिक पूर्णतः या तथा प्रत्यक्षतः उस धनराशि से दिया जाता हो जो संसद द्वारा इस हेतु स्वीकृत की गई है। इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि लोक सेवा में उन लोगों को शामिल नहीं किया जाता जो सुरक्षा सेनाओं के सदस्य होते हैं। हरमन फाइनर ने लोक सेवा के बारे में कहा है कि अधिकारियों का एक ऐसा पेशेवर निकाय लोक सेवा है जो स्थायी हो, वेतनभोगी हो तथा कार्यकुशल या दक्ष हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोक सेवा किसी भी राज्य की सरकार में कार्यरत समस्त पदाधिकारियों, उच्चतम स्तर पर सचिव से लेकर कनिष्ठतम कर्मचारियों को माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित प्रतिनिधि नीतियों के निर्माण और निरूपण का कार्य करते हैं, जबकि लोक सेवा इन राजनीतिक नीति निर्माताओं द्वारा जो बनाई गई नीतियां और कार्यक्रम हैं उनका न केवल निष्पादन करते हैं बल्कि नीति निर्माण के लिए आवश्यक सूचनाएं और आंकड़े भी उपलब्ध करवाते हैं। सामान्य जन इसी लोक सेवा को नौकरशाही के नाम से संबोधित करते हैं, किंतु लोक सेवा और नौकरशाही जो है उसमें कुछ तकनीकी अंतर है। नौकरशाही शब्द जो है उसका प्रयोग कुछ विभिन्न अर्थ को संसूचित या सूचित करने के लिए प्रतीत होता है। वास्तव में लोक सेवा की कार्यप्रणाली में कुछ बुराइयां जैसे अकार्यकुशलता, अमानवीय दृष्टिकोण, लालफीताशाही, जटिलता, धीमापन, लक्ष्य और साध्य की अपेक्षा साधन या प्रक्रिया के पालन पर ज़्यादा जोर देना, ये सब जो चीज़ें हैं उनको क्या है, नौकरशाही की संज्ञा दी जाने लगी है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र में मूल्य और कीमत में सामान्यतः कोई भेद नहीं होता, किंतु दोनों में थोड़ा सा तकनीकी अंतर होता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन में लोक सेवा और नौकरशाही में कुछ मूल दायित्वों संबंधी कोई अंतर नहीं होते हुए भी दोनों शब्दों के उच्चारण मात्र से इंगित अंतर ध्वनित होने लगता है। तो नौकरशाही जो है वो लोक सेवा में कार्य करने का एक ढंग या शैली है, जबकि लोक सेवा एक व्यापक अवधारणा है, नौकरशाही उसकी एक शैली है। अब हम नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अर्थ और परिभाषाओं के बारे में देखते हैं। ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस के अर्थशास्त्री विंसेंट डी गॉर्ने ने किया था। मूल रूप से अंग्रेजी शब्द ब्यूरोक्रेसी फ्रांसीसी भाषा का जो शब्द है ब्यूरो उससे बना है, जिसका मतलब होता है लिखने की मेज यानी डेस्क। इस शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। सरल शब्दों में यदि व्यक्त किया जाए तो सरकारी सेवा में कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों का यह क्या है, सामूहिक नाम है। कुछ लोग इसे ऐसे कर्मचारियों का समूह मानते हैं जिस पर लोक मत का नियंत्रण न हो। विभिन्न विद्वानों ने नौकरशाही की जो परिभाषाएं दी है उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नौकरशाही के अर्थ के संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलित है। इनमें से एक विचारधारा नौकरशाही को एक बुराई के रूप में परिभाषित करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, परंपरावादी विचारधारा कहते हैं, जबकि दूसरी विचारधारा जो है वो नौकरशाही को एक अच्छाई के रूप में परिभाषित करती है, जिसे आधुनिक विचारधारा कहते हैं। ये जो विचारधाराएं हैं इसके हिसाब से हम के जो इनके चिंतक हैं उनकी परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। परंपरावादी विचारधारा जो है उसमें जॉन ए विग और प्रोफेसर लास्की प्रमुख हैं, और इसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका ने भी क्या परंपरावादी डेफिनेशन दी है। सबसे पहले हम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका की डेफिनेशन या परिभाषा को देख लेते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका ब्यूरोक्रेसी को इस रूप में परिभाषित करती है कि ब्यूरोक्रेसी शब्द ब्यूरो या विभाग में प्रशासकीय शक्ति के केंद्रित होने तथा राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर के विषयों में भी
अधिकारियों के अनुचित हस्तक्षेप को व्यक्त करता है। ये नेगेटिव अप्रोच है इनकी यहाँ पे, परंपरावादियों की। इसी प्रकार जॉन ए वीक कहते हैं कि विकृति एवं परिहास के कारण ब्यूरोक्रेसी शब्द का अर्थ काम में घपला, मनमानी, अपव्यय, हस्तक्षेप तथा वर्गीकरण माना जाने लगा है। इसी प्रकार प्रोफेसर लास्की भी क्या है, मतलब नेगेटिव अप्रोच करते हुए उसके नकारात्मक बुराई के रूप में मानते हुए कहते हैं कि नौकरशाही का आशय उस व्यवस्था से है जिसका पूर्ण रूपेण नियंत्रण उच्च अधिकारियों के हाथों में होता है और जो इतने स्वेच्छाचारी हो जाते हैं कि उन्हें नागरिकों की निंदा करते समय भी संकोच नहीं होता। तो ये जो हैं परंपरावादी विचारधारा जो है वो एक नौकरशाही को बुराई के रूप में प्रस्तुत करती है। एक जो विचारधारा है वो क्या है, नौकरशाही को एक अच्छाई के रूप में भी परिभाषित करती है। तो उसमें पॉल एच एपलबी, कार्ल फ्रेडरिक, एफ.एम. मार्क्स प्रमुख हैं। पॉल एच एपलबी कहते हैं कि नौकरशाही तकनीकी दृष्टि से कुशल कर्मचारियों का एक व्यावसायिक वर्ग है जिसका संगठन पद सोपान के अनुसार किया जाता है और जो निष्पक्ष होकर राज्य का कार्य करते हैं। इसी प्रकार कार्ल फ्रेडरिक कहते हैं कि नौकरशाही उन लोगों के पद सोपान, कार्यों के विशेषीकरण तथा उच्च स्तरीय क्षमता से युक्त संगठन है जिन्हें इन पदों पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसी प्रकार एफ.एम. मार्क्स भी कहते हैं कि नौकरशाही पद सोपान, क्षेत्राधिकार, विशेषीकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, निश्चित वेतन एवं स्थायित्व जैसी विशेषताओं से युक्त एक संगठन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नौकरशाही का जो परिभाषाएं हैं उससे क्या है, इसके अर्थ में विभिन्नता है, लेकिन इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि नौकरशाही एक ऐसी प्रशासकीय व्यवस्था है जो सार या प्रशासन के लक्ष्यों की अपेक्षा प्रक्रिया पर ज़्यादा जोर देती है। अब इसके बाद में हम आगे एफ.एम. मार्क्स के विचार, नौकरशाही के प्रकार आदि चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और वो हम अगले वीडियो में या क्लास में देखेंगे। इससे संबंधित अभी जो हमने पढ़ा, आपको यदि कोई जिज्ञासा या शंका हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम में संपर्क कर सकते हैं।